हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इकोनॉमिक्स में जो आपका फाइनल पेपर आने वाला है वहां पर इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसी की बात करते हैं, फटाफट से क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर की, तो देखिए इंडेक्स नंबर एक इंडिकेटर की तरह है। इंडिकेटर मीन्स क्या हो गया, जैसे आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो और कार से आपको लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं, या आप स्कूटी से जा रहे हो आपको राइट जाना है आप राइट इंडिकेटर देते हैं। तो इंडिकेटर क्या बता रहा है कि आपको लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है। तो इंडिकेटर हम क्या करें कि प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर बेसिकली कई तरह के होते हैं। एक होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो आपके सिलेबस में प्राइस मेनली कौन सा है डियर? प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स की हम बात करें, अभी हो गया यानी क्या करें, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स एक इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर कह दीजिए या ये कह दीजिए ये इशारा करते हैं, इशारा करना हो गया, है ना। प्राइस इंडेक्स या एक इंडिकेटर है जो इशारा करता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं, ये इशारा करते हैं। अब ये आपको ध्यान करना है कि जब हम इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं डियर और हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइस इंडेक्स को ऑलवेज P01 से इंडिकेट किया जाता है। अगर में P01 लिखा हुआ है यानी हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब आपको यह भी ध्यान रखना है क्योंकि प्राइजेस का कंपैरिजन किसी ना किसी बेस ईयर से किया जाएगा। तो बेस ईयर अगर हम बात करें बेस ईयर की, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है। क्या कर रहा हूं मैं? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है डियर? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। अब अगर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर आपका 120 आ गया है, तो अगर मैं इसको 100 से कंपेयर करूं तो 120, अगर मैं 120 को अगर मैं 120 को 100 से कंपेयर करूं, 120 को 100 से कंपेयर करूं, तो आप देखेंगे 120 100 से ज्यादा है। यानी हम ये कहेंगे करंट ईयर में प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं 20%। 120 में से 100 माइनस किया, कितना है? 20 आया। तो 20% प्राइस क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं करंट ईयर में। वहीं अगर मेरा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर मान लीजिए 80 आता है और मैं 80 को 100 से कंपेयर करूं, तो मैं देखूंगा कि प्राइजेस पहले से कम हो गए। तो अगर मेरा आंसर 80 आएगा तो मैं कहूंगा प्राइजेस डिक्रीज हुए कितने परसेंट? 20% प्राइस क्या हो गए हैं? डिक्रीज। यानी अगर वो आपको आंसर को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है तो सीधी सी बात है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर की वैल्यू अगर 100 से ज्यादा आएगी तो प्राइजेस क्या होंगे? इंक्रीज। तो प्राइजेस क्या होंगे? इंक्रीज। और करंट ईयर के प्राइजेस की वैल्यू अगर 100 से कम आएगी, 100 से कम आएगी, तो प्राइजेस क्या होंगे? डिक्रीज। ये आपको ध्यान रखना है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है? 100 होता है। अब ये हमने समझ लिया इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है। बिल्कुल सिंपल है। क्या गया? मेजर्स। क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है वो? मेजर्स इकोनॉमिक चेंज ओवर टाइम। क्या टाइम के बाद में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अब देखिए वही बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी या फीचर्स क्या हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं तीन मेन फीचर हैं। पहला रिलेटिव चेंजेस, सेकंड आ जाता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन और थर्ड आ जाता है एवरेजेस। अगर हम इंडेक्स नंबर की थ्योरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। अभी थोड़ी देर में आपको जो लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस डिटर्मिनेशन, वहां से कौन से दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ ही जाएंगे, वो भी बताए जाएंगे। पहले ध्यान फोकस कीजिए यहां पर कि फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं इंडेक्स नंबर के। तो तीन मेन हो गए। एक बात करें रिलेटिव चेंजेस। देखिए बात करें रिलेटिव चेंजेस की, तो वहां पे क्या कहना चाहते हैं कि जो इंडेक्स नंबर है वो परसेंटेज चेंज की बात करता है। देखिए पूरा पूरा बड़ा सिंबल मैंने बना रखा है परसेंटेज, यानी रिलेटिव चेंजेस के अंदर हम बात परसेंटेज चेंज की करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज की बात हम नहीं करते हैं। अब देखिए एग्जांपल भी दे रखा है, एन इंडेक्स ऑफ 200 इन 2019, यानी 2019 में इंडेक्स कितना आया? 200 आया। किसको कंपेयर कर रहे हैं? किससे? कंपेयर टू ए बेस ईयर ऑफ 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100 ही होता है। और 19 का इंडेक्स नंबर कितना आ गया है? 200। तो ये बात क्या बता रहा है
कि जो 200 वैल्यू है 200, ये 100 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 100 ज्यादा है, लेकिन 100 एब्सोल्यूट नंबर नहीं, परसेंटेज क्या कर रहा है वो, मींस प्राइसेस रोज बाय 100%। ऑलवेज आपका एक्सप्रेशन परसेंटेज के अंदर होगा। तो रिलेटिव चेंजेस का मतलब क्या है, हम परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज की बात नहीं करेंगे। फिर देखिए सेकंड क्या आ गया है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। आप देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है प्राइसेस रोज बाय 7%। अब 7 क्या है, एक नंबर है, क्वांटिटी है ना, तो बिल्कुल ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन कैसा देगा, क्वांटिटेटिव देगा। ऐसा नहीं करेगा प्राइस अप हो गए, प्राइस डाउन, ऐसा नहीं, प्राइस अप हुए तो कितने हुए, प्राइस डाउन हुए तो कितने हुए। तो बिल्कुल सिंपल है, वी से प्राइसेस रोज बाय 7% rather than prices are going up। हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, हम ये कहेंगे कि प्राइजेस 7% से बढ़ गए हैं, 8% से बढ़ गए हैं, 10% से बढ़ गए, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप क्वांटिटी देंगे। और तीसरी बात आती है एवरेजेस की। एवरेज मींस क्या, देखिए हम मैक्रो ट्रेंड की बात करते हैं, पूरे कंट्री की बात करते हैं इसके अंदर, ये मतलब है। यानी क्या, मान लीजिए हमने 3 गुड्स लिए, एक चॉकलेट की बात की, एक मिल्क की बात की और एक आइसक्रीम की बात की। अब जो हमारा बेस ईयर और करंट ईयर है, अगर हम करंट ईयर में देखें तो मिल्क के प्राइस बढ़ गए, आइसक्रीम के प्राइस बढ़ गए, लेकिन चॉकलेट के प्राइस कम हो गए। चॉकलेट के प्राइस क्या हो गए, कम, यानी दो चीजों के प्राइस बढ़े हैं और एक के प्राइस क्या हुए, कम हुए। लेकिन जो हमारा एवरेज आएगा डियर, चूंकि दो के प्राइस बढ़े हैं, तो जब दो के प्राइस बढ़े हैं डियर, तो वो एवरेज हमारा क्या दिखाएगा कि प्राइस इंक्रीज दिखाएगा, यानी हमारा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 से ज्यादा आएगा। तो जब हम कहेंगे कि हमारा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 105 है, और जबकि बेस ईयर का तो 100 ही होता है, तो हम एग्रीगेट में लिख के आएंगे, एवरेज में लिख के आएंगे कि करंट ईयर में 5% से प्राइस इंक्रीज हुए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कायदे में चॉकलेट के प्राइस तो कम हुए थे, लेकिन हम सेपरेट गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम एवरेज की बात करते हैं। सिंपल एवरेज का मतलब यही है, क्या कर रहा है वो, दे रिप्रेजेंट मैक्रो ट्रेंड्स। ए 7% एवरेज राइज मींस जनरल प्राइस लेवर इंक्रीज। जनरल प्राइस लेवर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। एक सिंपल गुड की बात नहीं करेंगे, एक जनरल ट्रेंड की बात यहां पे की जाएगी। तो 3 फीचर्स की बात की, एक क्या, रिलेटिव चेंजेस की बात करता है, रिलेटिव चेंजेस का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज की बात करेगा। सेकंड, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, यानी कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी, कोई ना कोई नंबर आएगा। और थर्ड, एवरेज, यानी कि मैक्रो ट्रेंड की बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, सेपरेट गुड्स की बात नहीं करेंगे। जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी थोड़ी देर बात करूंगा, क्योंकि अगर हम पूरे इसके जो मेथड्स हैं पहले समझ लेते हैं, तो ये आपको बड़े आराम से प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी। अब देखिए बात करें अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप देख रहे हैं हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक सिंपल इंडेक्स और एक वेटेड इंडेक्स। एक सिंपल इंडेक्स और एक वेटेड इंडेक्स। अगर सिंपल इंडेक्स की बात करें तो उसके भी 2 पार्ट हैं, और वेटेड की बात करें तो उसके भी 2 पार्ट आते हैं। अब ध्यान से आप समझो कि आप इसको सिंपल और वेटेड में डिवाइड भी कर सकते हो, और आप ये भी समझ सकते हो कि इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के हमारे पास में 4 मेथड हैं। पहला कौन सा है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दूसरा कौन सा आ गया है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जब हम प्राइस रिलेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आर का कैलकुलेशन होता है। आर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू में 100 करके हम आर को कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये कौन सा हो गया हमारा, थर्ड मेथड हो गया। और फोर्थ कौन सा है हमारा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। यानी कि 4 मेथड हो गए, एक सिंपल एग्रीगेटिव, एक इसको हम शॉर्ट में SAOPRMB बोल सकते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। फिर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो इसको शॉर्ट में WAOPRMB बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वहीं अगर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की बात करें, तो मेन जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का फंसता है, यहीं से फंसता है, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हमारे 3 मेनली फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ P01 कैलकुलेट करने के लिए, यानी P01 कैलकुलेट करते हैं रास्पियर्स मेथड से, फिर P01 कैलकुलेट करते हैं पाचेस मेथड से, फिर P01 कैलकुलेट करते हैं फिशर्स मेथड के थ्रू। तो क्योंकि P01
लेस पियर्स, P01 पास्चेस, P01 फिशर्स मेथड। ये हमारे 3 फॉर्मूले हमें स्टडी करने हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो हम पहले बात करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। बिल्कुल आराम से समझेंगे आप। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या आ गया, P01 इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू में 100। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको गुड्स गिवन किए गए होंगे, आपको बेस ईयर के प्राइस दिए गए होंगे, आपको करंट ईयर के प्राइस गिवन होंगे। यानी गुड्स की बात, अब गुड्स कुछ भी ले सकते हैं, ए गुड हो गया, बी गुड हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे मैंने ABCD गुड्स के नाम ले लिए हैं। आप कंफ्यूज ना हो, पेपर में आपको कैसे आएगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिल्क, कुछ भी हो सकता है। हमने टाइम सेव करने के लिए ABCD गुड्स ले लिए हैं। अब यानी गुड ए का प्राइस P0 का मतलब क्या है, P0 मींस प्राइस 0 और 0 मींस क्या, बेस ईयर। यानी कि ये जो ए गुड है वो जो भी हो, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुछ भी हो, उसका बेस ईयर प्राइस कितना था और करंट ईयर में प्राइस कितना है। इस तरह से 2 प्राइसेस आपको गिवन रहेंगे, एक पहले वाले ईयर के और एक बाद वाले ईयर के। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि बेस ईयर प्राइस कौन सा है और करंट ईयर प्राइस कौन सा है। जो भी 2 ईयर के प्राइस बचे आपको दिए गए हैं, उसमें से जो बाद वाला प्राइस है, जो बाद वाला प्राइस है वो होगा करंट ईयर प्राइस। जैसे मान लीजिए आपको 2 ईयर के प्राइस दिए गए, 2010 के और 2012 के, तो इसमें बाद वाला कौन सा, 2012, तो 2012 क्या हो गया, करंट ईयर प्राइस हो गया। अगर आपको 2010 क्या हो गया, बेस ईयर प्राइस हो गया। अगर आपको 2 प्राइस दिए गए, एक 2003 के, एक 2005 के, यानी 2003 के दिए गए और 2005 के दिए गए, तो बाद वाला ईयर कौन सा है, 2005। तो 2005 हो गया करंट ईयर प्राइस यानी P1 और जो 2003 है वो हो गया बेस ईयर प्राइस यानी कि P0। तो मान लीजिए अब वो कह रहा है कि गुड ए का प्राइस बेस ईयर में कितना था, 10 था, और करंट ईयर में हम बात करें, करंट ईयर में कितना हो गया, इसका प्राइस 20 हो गया। वहीं बात करें अगर गुड बी का प्राइस बेस ईयर में कितना था, 12 था, और गुड सी का बेस ईयर प्राइस कितना है, 25 है, और यहाँ पे प्राइस कितना है इसका, 50 है। वहीं हम बात करें अगर अब क्या, कि करंट ईयर में यहाँ 10 था, 20 हो गया, 12 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 25 था, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 50 था, यहाँ 60 हो गया, है ना। तो मैंने जो भी जो एवरेज वाली बात आपको समझा रहा था वो यहाँ से मैं और क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, गुड ए के प्राइस करंट ईयर में बढ़ गए, गुड बी के भी प्राइस, गुड बी के प्राइस लेकिन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं करंट ईयर में, ये ध्यान रखना है। गुड ए के प्राइस तो 10 से बढ़ के 20 हो गए, यानी यहाँ पर प्राइस बढ़े हैं, लेकिन बी के प्राइस यहाँ 12 थे, यहाँ 6 थे, तो प्राइसेस कम हो गए। वहीं सी के प्राइस 25 से बढ़ के कितने हो गए, 30 हो गए, तो यहाँ भी प्राइस इंक्रीज हुए। यहाँ 50 से बढ़ के 60 हो गए, यहाँ भी प्राइस इंक्रीज हुए। तो अगर हम P01 पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 100 से ज्यादा आएगा, क्योंकि बेस ईयर का आंसर तो ऑलवेज 100 ही होता है, तो हमारा आंसर 100 से ज्यादा आएगा, यानी प्राइस इंक्रीज दिखाएंगे। लेकिन एक के प्राइस तो कम हुए, तो जो एवरेज वाला पॉइंट अभी मैं आपको समझा रहा था, कौन सा वाला, एवरेज वाला पॉइंट दियर, जो आपको भी समझा रहे थे, है ना, एवरेज वाला, ये वाला पॉइंट, वो यही है, वो यही है कि जब हम कह रहे हैं कि 7% प्राइस इंक्रीज हुआ, तो ये जरूरी नहीं है सबके प्राइस इंक्रीज हुए, हो सकता है किसी गुड के प्राइस तो कम भी हो, जैसा हमारे इस एग्जाम्पल में हो रहा है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर हो रहा है कि गुड बी के प्राइस तो कम हो रहे हैं, लेकिन हम जब टोटली अगर मैक्रो ट्रेंड की बात करें, एक जनरल प्राइस लेवल की बात करें, तो वो क्या निकल के आएगा, इंक्रीज निकल के आएगा। ओके जी, तो ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या कर रहा है, P01 समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। यानी आपको क्या करना होगा, सिंपल जो क्वेश्चन आपको दे रखा है आप अपने आंसर शीट पे लिखेंगे, और यहाँ पे P1, जो P1 का समीशन है वो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे समीशन कीजिए P0 का जो है वो यहाँ कैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आपका, वो आप यहाँ पुट कर देंगे, यहां पर जो भी आंसर आएगा वो यहां पुट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थ्रू क्वेश्चन करने के लिए आता है तो फॉर्मूला क्या है, P0 यानी इंडेक्स नंबर समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू में 100। अगर आप यहां पे देखें साफ लिखा है क्या, एग्रीगेट करंट ईयर प्राइजेस, यानी करंट ईयर प्राइजेस को एग्रीगेट करना है, उनको जोड़ना है और डिवाइडेड कर देना है एग्रीगेट बेस ईयर प्राइस से, 100 से इनटू भी करना है, ये भी आपको याद रखना है। P1 क्या है, करंट ईयर प्राइस, P0 क्या है, बेस ईयर प्राइस। ओके जी,
फिर देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के थ्रू करने के लिए है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था डियर जब मैंने स्टार्ट किया क्लास को कि आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल क्या है, आर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू में 100। इस फॉर्मूले को लगा करके हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए जरा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं SAOPRM, यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है इसका, इसकी जगह पे मैं एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, और वो क्या, P01 इज इक्वल टू समीशन R अपॉन N। अब ये N क्या है, देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे देखें आप कि गुड्स, किसकी बात करें, गुड्स की बात, तो गुड, एक गुड, दो गुड, तीन गुड, चार गुड, तो ये गुड कितनी है, ये क्या होता है एन। जो भी आपको गुड्स दे रखी है हमको जोड़ लो कि एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी दे रखी है, वही क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। ओके जी। और सिग्मा आर या समीशन आर की बात करें तो आर को कैलकुलेट करने का मैंने आपको वहां भी बताया, यहां भी बताते हैं आर को कैसे कैलकुलेट करना है। आर इज इक्वल टू प्राइस 1 अपॉन प्राइस 0 इंटू में 100। तो ध्यान से आप देखो कि P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो ये पूरा पार्ट आप ध्यान से अगर देखोगे कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 वो यही तो है। तो मैंने क्या करा, समीशन का साइन तो सेम रखा, लेकिन ये जो P1 अपॉन P0 इंटू 100 है, इसके प्लेस पे मैंने R यूज कर लिया। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या गया, P0 इक्वल्स टू समीशन R अपॉन N। N क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी मैंने आपको बताया। तो अगर इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे डियर, जैसे यहाँ पर आपको P0 और P1 तो दे ही रखा था, है ना, लेकिन आपको अगर किसके थ्रू करना है क्वेश्चन को, SAOPRM के थ्रू करना है, तो आपको सबसे पहले R कैलकुलेट करना होगा। और R क्या होता है, R इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू में 100, यानी मुझे यहाँ पे R कैलकुलेट करना है। अब P1 कितना है यहाँ पे 20, यानी क्या करूंगा मैं 20 डिवाइड बाई P0 यानी कितना है 10, और इंटू में कर दूंगा कितने से, 100 से, जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ आ जाएगी। फिर 6 डिवाइड बाई 12, 6 डिवाइड बाई 12 इंटू में 100, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या हो गया 30 डिवाइड बाई 25, 30 डिवाइड बाई 25 इंटू में 100, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ आ जाएगी। 60 डिवाइड बाई 50, 60 डिवाइड बाई 50 इंटू में 100, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ जाएगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये जो R है इसका समीशन करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा सिग्मा R, क्या जाएगा सिग्मा R। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, SAOPRM का फॉर्मूला हमारा क्या था, SAOPRM का फॉर्मूला क्या था, समीशन R अपॉन N। तो समीशन R तो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो जो यहां भी जो भी आंसर आएगा वो आप यहां पुट कर देंगे, और N वही कितने गुड्स आपको गिवन है कि 1 2 3 4, अगर ज्यादा होते तो वो यहाँ तो 4 आ रहे हैं, तो ये हम फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे सिग्मा R की जगह पे वहां पे ले गई, और N की जगह पे कितने गुड्स हैं डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी। ओके जी। अब देखिए ये बात भी हो गई हमारी। अब हम बात करें अगर अपना एक और मेथड है, कौन सा, ये वाला वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव WAOPRM। तो देखिए यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है R, और R को कैलकुलेट करना तो हमने पहले ही सीख लिया है। R क्या होता है, R इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू में 100। बस यहाँ पे W और है वेटेड, चूंकि यहाँ पे क्या गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो यहाँ पे W और है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे P01 इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको आर कैलकुलेट करना होगा, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। डब्ल्यू क्वेश्चन में दे रखा होगा, फिर आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, उसको ऐड कर दोगे, और डब्ल्यू का समीशन करके डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये भी हो गया हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी हो गया। अब रह गया सबसे इंपॉर्टेंट वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तीन फॉर्मूले यहाँ पे हैं,
एक लेस्पियर्स P01 यानी कि इंडेक्स नंबर लेस्पियर के थ्रू निकालना है, इंडेक्स नंबर पार्चेस के थ्रू निकालना है और इंडेक्स नंबर फिशर के थ्रू निकालना है। अब इनको आप समझिए ध्यान से। देखिए बेसिक अगर हम बात करें लेस्पियर्स मेथड की, तो देखिए लेस्पियर्स क्वांटिटी दोनों जगह जीरो लेता है, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों जगह क्वांटिटी कितनी लेता है, जीरो। और जो पार्चेस है वो क्वांटिटी 1 लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना डियर, जो आपका पहला फॉर्मूला है, जो आपका पहला फॉर्मूला है, वहीं पे हम किसकी बात करें, फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें अगर, सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला यही था कि P0 सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इस फॉर्मूले में दोनों जगह क्वांटिटी जीरो से मल्टीप्लाई कर देना, यानी सिग्मा P1 इंटू Q0 सिग्मा P0 इंटू Q0, दोनों जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है। आप देख रहे हैं जब हम बात करते हैं लेस्पियर्स मेथड की, तो दोनों जगह क्वांटिटी जीरो है, यहां भी जीरो है, क्वांटिटी यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है। तो लेस्पियर्स मेथड के थ्रू इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आया, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 इंटू Q0 इंटू में 100 तो आएगा ही। बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखना है यहां पर जब हम लेस्पियर्स मेथड की बात कर रहे हैं कि वो दोनों जगह क्वांटिटी जीरो वाली यूज करता है। वहीं अगर पार्शियस की बात करें तो आप दोनों डिफरेंस देखिए, यहां पे क्वांटिटी जीरो थी, यहां पर क्वांटिटी 1 है, यहां भी क्वांटिटी 1 है। तो सेम फॉर्मूला है सिग्मा P1, बस यहां पे Q0 की जगह दोनों जगह पे Q1 आ जाएगा, सिग्मा P1 इंटू Q1 सिग्मा P0 इंटू Q1 इंटू में 100। अब देखिए होगा क्या बेसिक, जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको क्या क्या गिवन रहेगा, आपको प्राइस जीरो, बेस ईयर के प्राइस गिवन रहेंगे, आपको करंट ईयर के प्राइस गिवन रहेंगे, आपको बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन रहेगी, आपको करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन रहेगी। अब आप जब क्वेश्चन को करेंगे डियर, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है जब हम लेस्पियर्स मेथड के थ्रू करेंगे तो दोनों जगह Q0 यूज करेंगे, यानी पहले हम क्या करेंगे P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0, तो हम कॉलम बनाएंगे P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके यहां वैल्यूज लिखेंगे। वहीं जब हम बात करेंगे किसकी डियर, P1 इंटू Q0 हो गया, अब P0 इंटू Q0, P0 ये बैठा हुआ है और Q0 ये, तो दोनों जगह हम क्वांटिटी कौन सी लेकर चल रहे हैं, जीरो वाली। तो यहां पे कैसे बनाएंगे P0 इंटू Q0। अब क्या करेंगे आप, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी इसको ऐड कर लेंगे, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी इसको ऐड कर लेंगे। अब P1 समीशन किसका है, ये समीशन P1 Q0 और ये समीशन किसका है P0 Q0। तो देखिए समीशन P1 Q0, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी यहां पे आंसर आएगा वो यहां पे रख देंगे, जो भी यहां पे आंसर आएगा वो यहां पे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वहीं आपको अगर पार्शियस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को करना है, किसके थ्रू करना है, पार्शियस मेथड क्वेश्चन करना है, तो देखिए यहां पे दोनों जगह क्वांटिटी 1 ली गई है, क्वांटिटी 1, यानी इस क्वांटिटी को यूज करेंगे P, अब क्या है P1 इंटू Q1, तो पहले P1 के साथ में, P1 के साथ में Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा P1 इंटू Q1, और फिर P0 इंटू Q1, P0 के साथ में इस Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया P0 और क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर वही बात है कि यहां पे समीशन कर लेंगे, यहां पे समीशन कर लेंगे। अब जो भी आपकी वैल्यू यहां आएगी P1 Q1, जो भी वैल्यू यहां आएगी यहां पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू यहां आएगी यहां पुट कर देंगे, 100 से इंटू करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, फिर देखिए अगर हम बात करें फिशर की, तो देखिए फिशर का फॉर्मूला बहुत बड़ा सा है, बेसिक है क्या, फिशर के में दोनों ही फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बड़े फॉर्मूले की जगह पे आप अगर फिशर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, P01 इज इक्वल टू रूट में हम दोनों के फॉर्मूले लिख दें, यानी P01 लेस्पियर्स इंटू P01 पार्शियस। यानी अगर आपको फिशर के थ्रू, फिशर के फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए आ गया है, आप कुछ मत कीजिए, आप सबसे पहले लेस्पियर्स मेथड के थ्रू आंसर को कैलकुलेट करो और जो भी आंसर आए यहां पुट कर दो, फिर पार्शियस के थ्रू आंसर कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आए वो यहां पुट कर दो,
और उसके बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने के बाद आप आंसर को लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं डियर, अगर रूट के अंदर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आप उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसका आंसर को निकाल सकते हैं। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और लेस्पियर्स मेथड के थ्रू आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 130, और सेम आंसर आपका पास्चेस मेथड के थ्रू भी आ गया 130 इंटू 130 रूट में। अब स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, आप सिंपली क्या करो 130 प्लस 130 करो तो 0 3 3 6 और ये आ गया 2 260 आपका आंसर आ गया। अब जो वैल्यू आई आपकी 260 उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कर दो डिवाइड, तो 260 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130। तो आपका फिशर का आंसर 130 अप्रॉक्स अगर आप लिख के आओगे तो ये बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे 125 और 125 होता तो 125 प्लस 125 250 आता, 250 डिवाइड बाय 2 कितना आता 125 होता। अप्रॉक्स साथ में लिखकर जरूर आना है। यानी आपका जो भी लेस्पियर्स का आंसर आया, जो भी पास्चेस का आंसर आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट के अंदर। लेकिन आपको टाइम कम है, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर के आगे अप्रॉक्स लिख के आइए, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए अगर सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, क्या आ जाए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आता है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहां पर दो मेथड आते हैं, एक आता है कौन सा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर और एक आता है फैमिली बजट। एक आता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, एक आता है फैमिली बजट। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर आप देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली P01 लेस्पियर्स, ये जो फॉर्मूला है पूरा पूरा लेस्पियर्स का फॉर्मूला है। तो कुछ नहीं करना, अगर वो सीपीआई कैलकुलेट करवाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आप ये समझो कि आपको लेस्पियर्स मेथड के थ्रू आंसर को सॉल्व करना है। जो लेस्पियर्स का फॉर्मूला था पूरा वो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। वहीं अगर फैमिली बजट मेथड है डियर, तो जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड वाला फॉर्मूला था वो सेम था, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यानी क्या, अगर वो फैमिली बजट मेथड से कह रहा है तो WAOPRM वाला फॉर्मूला उठा के लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो देखिए क्या पर्पस डिफाइन करना आसान नहीं होता है, फिर बेस ईयर को सिलेक्ट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें ना तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बड़े हो, ना प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हुए हो, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, जैसे कोरोना वायरस आ गया था एक बार, है ना, तो ऐसा यहाँ किसी देश के साथ युद्ध लड़ा गया हो, तो ऐसा बेस ईयर चुनना एक प्रॉब्लम है। फिर चूज ऑफ गुड्स, हम किन गुड्स को लें, भारत देश के अंदर किसी भी देश के अंदर बहुत सारे गुड्स होते हैं, तो हम जो ए बी सी डी करें, गुड ए गुड बी गुड सी डी कौन से हैं, तो कौन कौन से गुड्स लें उनका सिलेक्शन करना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। फिर क्या फाइंड प्राइजेस, प्राइजेस दो तरह के होते हैं, होलसेल प्राइस होते हैं, एक रिटेल प्राइस होते हैं, तो कौन से प्राइस ले जाएं, होलसेल प्राइस ले जाएं या रिटेल प्राइस ले जाएं। फिर क्या सेलेक्ट वेट्स, ये करना भी काफी क्या होता है डिफिकल्ट होता है। फिर आपने देखा इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकती हैं, बड़े आराम से लिख के आएंगे आप कि पर्पस डिफाइन करना मुश्किल है, बेस ईयर को डिफाइन करना, बेस ईयर को सेलेक्ट करना मुश्किल है, गुड्स को सेलेक्ट करना मुश्किल है, प्राइजेस कौन से रिटेल या होलसेल वो सेलेक्ट करना मुश्किल है, फॉर्मूला कौन सा यूज करें, यानी फिशर का यूज करें, पास्चे का यूज करें या लेस्पियर्स यूज करें, वो डिफिकल्ट वाली बात आती है। फिर बात आती है इंपॉर्टेंस की, तो देखिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों की सैलरीज इसी आधार पे फिक्स की जाती हैं। अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं तो सैलरी ज्यादा बढ़ाई, यानी प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए हैं तो सैलरी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जो उनके अलाउंसेस होते हैं वो भी इसी आधार पे फिक्स किए जाते हैं। तो ये पूरा पूरा वीडियो इंडेक्स पर बनाया गया है, मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए, आपने कहा था सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने बताया नहीं, तो प्राइस डिटरमिनेशन में देखिए दो क्वेश्चन है, एक कौन सा प्राइस सीलिंग, एक कौन सा प्राइस फ्लोर, दोनों में से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, बढ़िया से तैयारी कीजिए और पेपर को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।